इस कहानी की शुरुआत में हमें इराक की बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है। दरअसल यहाँ पर हाल ही में इराक और अमेरिका की लड़ाई खत्म हुई है। इसके बाद बॉर्डर पर अमेरिका के दो सोल्जर्स वहाँ पर मौजूद पाइपलाइन को देखने आते हैं, जिनका नाम आइजक और मैथ्यूस है। दरअसल इनको यहाँ पर इसलिए भेजा गया है कि कोई इराकी दुश्मन इस पाइपलाइन को नुकसान न पहुंचा सके। वो दोनों उस पाइपलाइन से थोड़ी दूर एक जगह पर छुप जाते हैं और अपने ऊपर कुछ झाड़ियां डाल देते हैं, ताकि अगर वहां पर कोई इराकी सोल्जर आए तो वो उनको देख पाए। आइजक और मैथ्यूज दोनों ही अपनी स्नाइपर बंदूक से उस पाइपलाइन पर नजर रखते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और उन दोनों को यहाँ पर पूरे 22 घंटे हो जाते हैं, जिस पर अब मैथ्यूज आइजक से कहता है कि अब मुझसे और यहाँ ऐसे नहीं रहा जाएगा। यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं है। जिस पर आइजक कहता है कि शायद हमारा दुश्मन बहुत ज्यादा चालाक है, इसलिए वो हमारे यहाँ से निकलने का इंतजार कर रहा है ताकि हमें मार सके। मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तुमने देखा नहीं कि वहां पर हमारे कितने सारे सोल्जर्स मरे पड़े थे? बाकी इतना चालाक सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है, और वो है जुबाद घोस्ट। मुझे तो ये जुबा की कोई चाल लग रही है। मैथ्यूज कहता है कि नहीं यार, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ये कोई चाल नहीं है, शायद सब कुछ ठीक है। और अब आगे मैथ्यू उससे और नहीं रह जाता। वो वहां से उठकर पाइपलाइन की तरफ जाने लगता है। आइजक उस पर अपने स्कोप से नजर रखता है। नीचे की तरफ जाकर मैथ्यू उसको कुछ मरे हुए आदमी दिखाई देते हैं, जो कि अमेरिकन थे, और इन सभी को हेडशॉट से मारा गया होता है, जिसे देखकर मैथ्यू समझ जाता है कि शायद आइजक सही कह रहा था। ये कोई चाल है या कोई बड़ा स्नाइपर मौजूद है। मैथ्यूज अपने रेडियो से आइजक को बताते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जिस पर आइजक फौरन उसको वहां से वापस आने के लिए कहता है। पर तभी अचानक से मैथ्यूज के पैर में एक गोली लगती है। वो चारों तरफ देखता है पर उसको कोई भी नहीं दिखाई देता। आइजक ये देखकर जल्दी से मैथ्यूज के पास जाता है, जहां रास्ते में जाते हुए उस पर भी हमला किया जाता है। पर वो जिगजैग लाइन से भागता हुआ मैथ्यूज के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसके पैर में भी एक गोली लग जाती है। अब गोलियों से अपनी जान बचाने के लिए आइजक कूदकर वहां मौजूद एक जर्जर ईंट की दीवार के पीछे छुप जाता है। इस सिचुएशन को देखकर आइजक थोड़ा डर जाता है, इसलिए वो सबसे पहले अपने बेस पर रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, ताकि वहां से वो लोग कोई बैकअप और मेडिकल टीम भेज सके। लेकिन उसका बेस से कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिसके बाद वह पहले मैथ्यूज को हिलने से मना करता है और बोलता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें इस टाइम बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अगर तुमको जिंदा रहना है तो हिलो मत, वरना वो स्नाइपर तुमको फिर से गोली मार देगा। इसके बाद आइजक अपने पैर पर लगी गोली को निकालने लगता है, जिसमें उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। पर फिर भी वो उस दर्द को सह लेता है और उस गोली को थोड़ा थोड़ा करके निकाल देता है, जिसके बाद वह अपने दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है। और अब गोली निकलते ही वो अपने पैर पर एक कपड़ा बांध देता है। दूसरी तरफ मैथ्यूस ने अब बिल्कुल हिलना बंद कर दिया है, जिस वजह से आइजक को यह लगता है कि मैथ्यूस मर गया है, जिस चीज से आइजक बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है, क्योंकि मैथ्यूस उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो दोनों साथी यहाँ पर आए थे और साथ ही अपने घर जाने वाले थे। आइजक ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसे अपने रेडियो पर एक हलचल सुनाई देती है, जिसमें आइजक को लगता है कि ये कॉल उसके बेस से है। आइजक जल्दी से उन्हें यहाँ के हालात के बारे में बताता है। वो कहता है कि हमें यहाँ पर एक बैकअप और एक मेडिकल टीम भेजो, हमें मदद की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ से बात करता हुआ इंसान आइजक को अपनी पोजीशन और खड़ा होकर फायर करने का कहता है। ये सुनकर आइजक थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि अगर उसने खड़े होकर गोली फायर की तो वो स्नाइपर उसको वहीं पर ही मार देगा। आइजक से कॉल पर बात कर रहा वो आदमी आइजक को उसकी रैंक से बुलाता है, जिस पर आइजक उसको कहता है कि तुम्हें मेरी रैंक के बारे में कैसे पता, मैंने तो तुमको नहीं बताया। और अब आइजक को उसके बोलने का तरीका भी अमेरिकन नहीं लग रहा होता, बल्कि वो इराकी लग रहा था। आइजक की बातों से समझ जाता है कि यह कॉल उनके बेस से नहीं है, बल्कि ये वही स्नाइपर है जिसने उसको और मैथ्यूज को गोली मारी है। उसे ऐसा लगता है कि ये आदमी उस पर निशाना लगाए बैठा है, इसलिए वो उसे पोजीशन का पता कर रहा है। आइजक उसे कहता है कि शायद मैं जान गया हूं कि तुम कौन हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं जानता था कि तुम समझदार हो, लेकिन अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस कॉल को डिस्कनेक्ट मत करना, वरना तुम्हारा दोस्त मैथ्यूस मारा जाएगा, जो अभी भी जिंदा है। ये बात सुनकर आइजक को थोड़ी खुशी होती है, इसलिए वो उससे बात करता रहता है, ताकि वो उसे अपनी बातों में लगाकर यह पता लगा सके कि वो कहां पर छुपा हुआ है। तभी वो उस दीवार में एक छेद करता है और अपने स्कोप से चारों ओर देखने लगता है, जिसके बाद वो स्नाइपर से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो और तुम हो कौन? तुम्हें शायद पता नहीं है कि अब अमेरिका और इराक की जंग खत्म हो गई है और तुम अभी भी इस पाइपलाइन पर काम करने वाले मासूम लोगों को मार रहे हो। ये सुनकर वो स्नाइपर कहता है कि मैं सिर्फ तुमको मारना चाहता हूँ, मैं तो बस एक आम सा इराकी हूँ। और रही बात जंग की, तो अमेरिका और इराक की जंग तुम्हारे जैसे लोगों के लिए खत्म हुई होगी, पर हम जैसे लोगों के लिए नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। आइजक कभी भी उस दीवार के पीछे छुपा होता है, लेकिन अब उसको बहुत तेज प्यास लगने लगती है, पर उसकी बोतल पूरी तरह से खाली होती है, क्योंकि शुरुआत में भागते टाइम उस स्नाइपर ने उसकी पानी की बोतल में गोली मार दी थी। अब इसके बाद वो स्नाइपर एक बार फिर से आइजक से बात करता है। वो उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पीने का पानी नहीं है और तुम तड़प रहे हो, बस कुछ देर और तुम ऐसे ही तड़प तड़प कर मारे जाओगे। इतने में आइजक अपने स्कोप से वहां पर एक कचरे के ढेर को देखता है, जिसको देखकर आइजक समझ जाता है कि शायद इसी कचरे के ढेर में वो छुपा हुआ है। इस कचरे के ढेर में छुपना कोई मामूली बात नहीं है, यानी कि ये इस गेम में कोई पुराना और बहुत चालाक खिलाड़ी है, और ऐसा खिलाड़ी सिर्फ एक ही हो सकता है, जुबा। आइजक उसे कहता है, मैं जानता हूं कि तुम जुबा हो, जो पहले अमेरिका के लिए काम करता था, और तुमने हम लोगों से सब कुछ सीखकर हमें ही धोखा दिया। इस बात पर स्नाइपर यानी जुबा बोलता है, जुबा नाम के तो कई आदमी हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? आइजक बोलता है, मैं तुम्हारी जुबाद घोस्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें पहली बार स्नाइपर का सही नाम पता चलता है। आइजक की हालत धीरे धीरे खराब हो रही होती है, जिसका पता जुबा को भी चल जाता है, इसलिए जुबा उसे कहता है, अगर तुम यहाँ मारे गए तो मैं तुम्हारे गले से तुम्हारी जुबान बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारा सिर काट कर अपने साथ ले जाऊंगा।
इसके बाद आइजक जुबा की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए एक तरकीब सोचता है। वो एक लकड़ी पर अपना हैट और अपने कपड़े टांग देता है ताकि वो एक इंसान लगे, और जैसे ही जुबा उस लकड़ी वाले निशाने पर गोलियां चलाएगा वो उसकी लोकेशन देख लेगा। लेकिन आइजक का ये प्लान काम नहीं करता। तभी वहां बहुत तेज रेत का तूफान आता है और आइजक को अपने स्कोप से कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर वो इस चीज का फायदा उठाते हुए अपने साइड में मरे हुए एक अमेरिकन सोल्जर का बैग उठाकर उसी वॉल के पीछे आ जाता है। इसी दौरान जुबा उस पर गोलियों से हमला भी करता है, जिसकी वजह से उसका स्कोप टूट जाता है। आइजक को उस बैग में से एक पानी की बोतल और कुछ सामान मिलता है। वो सबसे पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। इसके बाद हमें मैथ्यूज दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा है और वो अपने रेडियो से आइजक और जुबा की सारी बातें सुन रहा होता है। आइजक को भी ये बात पता चल जाती है और वो मैथ्यूज को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। वो मैथ्यूज को बताता है, जुबा सामने वाले कचरे के ढेर में छुपा है, मैं उसे अपनी बातों में फंसा कर रखता हूँ, तुम अपनी राइफल से उस पर गोली चला देना। लेकिन यहाँ पर आइजक से एक गलती हो जाती है। वो मैथ्यूज से बात करते वक्त अपना रेडियो बंद नहीं करता और उसकी बातें जुबा भी सुन लेता है। जुबा आइजक से पूछता है, तुम किससे बात कर रहे हो? आइजक मैथ्यूज की जान बचाने के लिए झूठ बोलता है, मैं मरने से पहले खुद से बात कर रहा हूँ। तभी मैथ्यूज अपने हाथ में शीशे की तरह चमकने वाली एक चीज से जुबा को देखने की कोशिश करता है और वह अपनी पूरी जान लगाकर जुबा पर गोली चला देता है, लेकिन वह गोली जुबा को नहीं लगती। तभी जुबा मैथ्यूज के कंधे पर गोली मार देता है। मैथ्यूज जख्मी हालत में आइजक के पास आने के लिए रेंगते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जुबा उसे एक और गोली मार देता है। ये सब देख आइजक रोने लगता है और जुबा से कहता है, हमको छोड़ दो, हमें वापस जाने दो। ये सुनकर जुबा कहता है, तुम्हें रोका किसने है? तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। आइजक कहता है, मैं जानता हूँ, अगर मैं यहाँ से जाने की कोशिश करूंगा तो तुम मुझे गोली मार दोगे। लेकिन जुबा ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुम ऐसा नहीं चाहते हो। जिस पर आइजक उसे पूछता है, क्यों? जुबा कहता है, तुम्हारे इस क्यों का जवाब मेरे अगले सवाल में है। अब जुबा आइजक से ये पूछता है, जंग को खत्म हुए काफी टाइम हो गया है, पर तुम अभी भी यहाँ पर क्यों हो? क्या वजह है कि तुम अपने घर नहीं गए? ये सुनकर आइजक रोने लगता है और बोलता है, मैं घर नहीं जा सकता। इसी दौरान आइजक के रेडियो पर उसके बेस से कॉल आता है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद ये भी जुबा की चाल है, लेकिन कॉल पर उसकी कैप्टन उससे बात करती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि ये असली कॉल है। लेकिन तभी जुबा रेडियो पर आइजक बनकर आइजक के बेस वालों से बात करने लगता है। वो कहता है, यहाँ सब ठीक है, बस मुझको लेने आ जाओ। यानी कि कुछ ही देर में आइजक को लेने उसके बेस वाले आ रहे होते हैं। अब आइजक समझ जाता है कि यहाँ पर जितने भी अमेरिकी सोल्जर्स मरे पड़े हैं उन्होंने मदद इसलिए नहीं बुलाई क्योंकि वो खुद किसी कॉल पर यहाँ आए थे और फिर जुबा ने उन्हें मार दिया था। थोड़ी देर बाद आइजक को 2 हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनाई देती है। अब जुबा कहीं उन पर हमला न कर दे, इसलिए आइजक फिर से जुबा को मारने का प्लान बनाता है। वो लकड़ी में रस्सी बांधकर एक हुक बनाता है और मैथ्यूज की स्नाइपर वाली बंदूक को उसी की मदद से अपने पास खींच लेता है। इसके बाद वो अपने सामने वाली दीवार को तोड़ देता है ताकि जुबा जैसे ही उस पर गोली चलाए वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाकर उसके सिर पर निशाना लगा सके। तभी आइजक के सोचे हुए तरीके से जुबा उस पर गोली चलाता है। वो गोलियां आइजक को तो नहीं लगती, लेकिन इससे आइजक को जुबा की लोकेशन पता चल जाती है। वो कचरे के ढेर के बिल्कुल बीच में छुपा होता है। आइजक तुरंत उस पर गोली चला देता है जो शायद जुबा को जाकर लग जाती है। इसका पता लगाने के लिए आइजक अपनी जगह से खड़ा होकर देखता है और उसे कुछ नहीं होता। इससे आइजक समझ जाता है कि शायद जुबा मर चुका है। इतने में हेलीकॉप्टर से उसके बेस वाले आइजक और मैथ्यूज को लेने आते हैं, जहां हम देखते हैं कि मैथ्यूज अभी भी जिंदा है। बेस वाले आइजक और मैथ्यूज को हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहां से निकलने लगते हैं, पर तभी नीचे से हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलने लगती हैं, यानी जुबा अभी भी जिंदा है। जुबा दोनों हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स को मार देता है और दोनों हेलीकॉप्टर्स वहीं पर क्रैश हो जाते हैं, जिसमें आइजक, मैथ्यूज और हेलीकॉप्टर में मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। इतनी मेहनत और दर्द के बाद भी आइजक और मैथ्यूज की मौत हो जाती है। तभी जुबा फिर से अमेरिकन सोल्जर बनकर आइजक के बेस वालों को कांटेक्ट करता है और वहां मदद भेजने को कहता है, यानी कि जुबा का मौत का खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।